मेहरा हवेली के विशाल और नक्काशीदार ड्राइंग रूम में पसरा सन्नाटा किसी आने वाले तूफान का साफ संकेत दे रहा था। उस सन्नाटे को चीरती हुई विवेक की भारी जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। 28 साल का विवेक, जिसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, लगन और कठोर अनुशासन से पूरे मेहरा बिजनेस एम्पायर को नई बुलंदियों पे पहुंचाया था, आज अपने परिवार के आगे बेबस और गुस्से से तमतमाया हुआ खड़ा था। डार्क ब्लू शर्ट और ट्राउजर में उसका गठीला बदन तनाव से खिंचा हुआ था। माथे की नसें उभरी हुई थी और जबड़े सख्त थे। उसके सामने महोगनी की पुरानी नक्काशीदार कुर्सी पर बैठे थे उसके दादाजी विक्रमजीत मेहरा। विक्रमजीत जी सफेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियों में छुपा अनुभव और आंखों का वही पुराना रोब आज भी पूरे खानदान को झुकने पर मजबूर कर देता था। विवेक ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींचते हुए गहरी आवाज में कहा, दादाजी अब किस बात की जिद पर अड़े हैं? ये कोई बिजनेस का समझौता नहीं जिसे मैं एक दस्तखत करके निपटा दूं। यह मेरी पूरी जिंदगी का फैसला है। अनु अभी महज 18 साल की एक अल्हड़ लड़की है। उसने अभी अभी स्कूल खत्म किया है और कॉलेज में कदम रखा है। मैंने हमेशा उसे राकेश अंकल की छोटी बच्ची की तरह ही देखा है। कभी उसे रोते देखकर चॉकलेट थमाई है तो कभी मेले में खिलौने दिलाए हैं। आज अचानक हम मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उसी नादान बच्ची को अपनी अर्धांगिनी मान लूं। हमारे 20-10 साल का फासला सिर्फ उम्र का नहीं दादाजी, सोच समझ और दुनियादारी के नजरिए का भी है। विक्रमजीत ने अपनी चांदी की मूठ वाली छड़ी को फर्श पर ठोका। उनके चेहरे पर एक कठोर गंभीरता तैर गई। विवेक, खानदान की जुबान और बुजुर्गों के वचन किसी नफे नुकसान के तराजू पर नहीं तोले जाते। राकेश मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं था, उसने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब ये मेरा खानदान दिवालिया होने की कगार पर था। इसीलिए इकलौती बेटी अनु हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है। वह जितनी मासूम है उतनी पवित्र और संस्कारी भी। उम्र का फासला वक्त के साथ मिट जाता है। लड़कियां बहुत जल्दी जिम्मेदारी समझ लेती हैं। मैंने राकेश को वचन दिया है कि अनु इस घर की छोटी बहू बनेगी। अगर तुम्हें अपने दादा की इज्जत, उसकी पकड़ी की कोई परवाह ही नहीं तो कह दो, मैं खुद जाकर अपने पुराने दोस्त के पैरों में गिरकर अपनी बात वापस लूंगा। दादाजी के इस भावनात्मक आघात के आगे विवेक के सारे तर्क, सारा गुस्सा और सारा गुरूर धरा का धरा रह गया। वह जानता था कि दादाजी ने अगर यह बात कह दी थी तो वह अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे। विवेक ने एक लंबी तपती हुई सांस ली, अपनी आंखें मूंदी और टूटे हुए स्वर में कहा, ठीक है दादाजी, जैसे आपकी मर्जी। में पर इतना याद रखिएगा, अगर सिर्फ सिंदूर भर देने और 7 फेरे लेने से 2 अजनबी रूहें एक नहीं हुई तो इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाइएगा। ये कहकर विवेक बिना पीछे मुड़े लंबे लंबे कदमों से हॉल से बाहर निकल गया। उधर हवेली के पिछले हिस्से में फैले हरे भरे महकते लॉन में शाम की ठंडी बयार बह रही थी। 18 साल की अनु अपने गुलाबी सूट का स्टोल हवा में लहराते हुए बेपरवाही से अंदाज में टहल रही थी। उसके चेहरे पर दूधिया निखार था। सुनहरे भूरे बाल हवा के झोंकों के साथ उसके कंधों पर झूल रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी कंची जैसी नीली आंखें दुनिया के हर गम में अनजान थी। अनु के लिए शादी का मतलब केवल सुंदर सुंदर लहंगे, चमचमाते गहने, सहेलियों के बीच मिलने वाला अटेंशन और ढेर सारी बधाइयां थी। उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि शादी के 7 फेरों के पीछे संपूर्ण, विशाल और शारीरिक व आत्मिक जुड़ाव की कितनी गहरी जिम्मेदारियां होती हैं। तभी विचारों के बवंडर में जलता हुआ विवेक तेज कदमों से लॉन के रास्ते अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था और उधर अनु भी अपनी ही धुन में पीछे मुड़कर फूलों को देख रही थी। एक जोरदार टक्कर हुई, अनु का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे विवेक के चौड़े फौलादी सीने से जा टकराई। आह! अनु ने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। दर्द के मारे उसका मुंह बन गया और उसने लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटकर सामने देखा। आप इंसान हैं या कोई पत्थर की दीवार? देखकर नहीं चल सकते क्या? इतना गुस्से में क्यों चल रहे हैं जैसे पूरा लॉन, पूरा शहर आपकी ही जागीर हो? विवेक ने अपनी तीखी दहकती नजरों से उस अल्हड़ लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी रगों में पहले से ही शादी की बात का गुस्सा खोल रहा था। उसने चिढ़कर सख्त लहजे में कहा, अंधी हो क्या तुम? हर वक्त से उछल कूद मचाना और बचकानी हरकतें ही करनी आती हैं।
अकल नाम की कोई चीज बची है या सब हवा में उड़ गई? अनु ने अपनी नीली आंखें मटकाते हुए मासूमियत से बोहे, सिकोड़ी, गलती मेरी नहीं है। आप इतने लंबे चौड़े हैं और इतने भारी भरकम कदम रखकर ऐसे आ रहे हैं जैसे पुरानी फिल्मों का कोई मोगेम्बो अपनी सल्तनत में घूम रहा हो। मोगेम्बो। विवेक की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। उसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने सामने झुकते देखा था, लेकिन इस 18 साल की लड़की की यह मजाल कि उसे मोगेम्बो कहे। इससे पहले कि विवेक कुछ कहता, अनु की खिलखिलाहट छूट गई। झल्लाकर विवेक ने एक झटके में उसकी नाजुक गोरी कलाई को अपनी सख्त उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेहद धीमे गुर्राते लहजे में कहा, आइंदा मेरे सामने जवान लड़ाने और ये बेतुके नाम इस्तेमाल करने की जरूरत मत करना, समझी तुम? विवेक जी, कलाई दुख रही है, छोड़िए। अनु की नीली बल्क आंखों में पलक झपकाते ही पानी भराया। उसके गुलाबी होंठ थरथराने लगे। उस मासूम चेहरे पर झलकते आंसुओं और दर्द की लकीरों को देखकर विवेक के भीतर का भड़कता गुस्सा जैसे एक पल के लिए जम गया। उसने पहली बार इतने करीब से अनु के मासूम नेनक, उसकी लंबी पलकों पर अटके आंसू और उसकी कांपती हुई सांसों को महसूस किया था। विवेक ने झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और बिना कोई लफ्ज बोले वहां से तेजी से निकल गया। अनु वहीं खड़ी अपनी लाल पड़ी कलाई को सहलाते हुए हैरान नजरों से उसकी जाती हुई पीठ को देखती रह गई। उसे क्या पता था कि जिस इंसान से वह टकराई थी वही कुछ दिनों में उसका पति बनने वाला था। शादी के दिन मेहरा हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज थी। मोगरे और गुलाब के फूलों की महक हवा में तैर रही थी। विवेक काले रंग की शेरवानी में बेहद शालीन, गंभीर और आकर्षण लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर किसी दूल्हे जैसी खुशी की जगह एक सख्त खामोशी छाई हुई थी। दूसरी तरफ अनु गहरे लाल रंग के भारी जरदोजी लहंगे में किसी संगमरमर की मूर्त जैसी लग रही थी। उसके गोरे चेहरे पर लाल रंग और नीली आंखों की चमक किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। अनु तो वैसे इस बात से खुश थी कि सब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और उसे परियों जैसे तैयार किया गया था। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे हुए तो विवेक ने अनु की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। अनु ने जब विवेक के चेहरे को देखा तो उसके गंभीर नैनक्स को देखकर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ तैर गया। रात के वक्त जब सारे मेहमान विदा हो चुके थे, अनु को विवेक के बेडरूम में लाया गया। कमरा सफेद चमेली और लाल गुलाबों के फूलों से महक रहा था। मध्यम रोशनी में बेड को किसी जन्नत की तरह सजाया गया था। अनु भारी लहंगा फैलाए लंबा घूंघट ताने बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह बैठी थी। घूंघट के भीतर से वह अपनी पायल के घुंघरुओं को देख रही थी और उसके दिमाग में वही पुरानी रोमांटिक फिल्मों के दृश्य चल रहे थे। दरवाजा खुला और विवेक ने कमरे में कदम रखा। उसने अपने कोट का बटन खोला और गहरी सांस लेते हुए बिस्तर के करीब आया। विवेक ने अपनी सारी कड़वाहट और हिचकिचाहट को परे रखकर ये तय किया कि भले ही ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब अनु उसकी जिम्मेदारी है और वह इस रिश्ते को एक मौका जरूर देगा। विवेक शांत कदमों से बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसके जूतों की आहट सुनकर अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विवेक ने अपने बड़े मजबूत हाथों से धीरे धीरे अनु का लाल घूंघट ऊपर उठाया। जैसे ही घूंघट हटा, सामने बैठी दुल्हन को देखकर विवेक की नजरें वहीं ठहर गई। सुर्खी से सजे गाल, कांपती हुई भीगी पलकें और माथे पर चमकता टीका। अनु इतनी हसीन लग रही थी कि विवेक के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। इतना लंबा घूंघट किस खुशी में ओढ़ रखा था? विवेक ने अपनी भारी मगर बेहद नर्म आवाज में पूछा। अनु ने अपनी चूड़ियों को घुमाते हुए मासूमियत से सिर उठाया और बोली, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना, दुल्हन घूंघट ओढ़कर बैठती है, फिर उसका पति आकर घूंघट उठाता है, उसकी बहुत सारी तारीफ करता है और फिर उसे कोई खूबसूरत सा गिफ्ट देता है। लाइए, मेरा गिफ्ट कहाँ है विवेक जी? विवेक के सख्त चेहरे पर एक दिलकश हल्की सी मुस्कान तैर गई। उस नादान बच्ची की इस बात ने विवेक के दिल के सारे तनाव को एक पल में मिटा दिया था। उसने अनु के फैले हुए नन्हे हाथ को अपनी उंगलियों में थाम लिया और उसके बेहद करीब झुकते हुए धीमे से कहा, गिफ्ट भी मिलेगा मेरी जान, लेकिन पहले मुझे अपनी खूबसूरत दुल्हन को जी भर कर देखने और महसूस करने का हक भी तो दे दो। विवेक ने अपनी बाहें अनु की पतली कमर के इर्द गिर्द कस दी और उसे अपने सीने के करीब खींच लिया।
जैसे ही विवेक ने झुककर अपने गर्म होंठ अनु के कांपते गुलाबी होंठों की तरफ बढ़ाए, अनु के भीतर डर और दहशत का एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। बचपन से ही अनु को घर में सिर्फ यही सिखाया गया था कि अनु अनजान छुअन गंदी होती है, किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। दुनियादारी और शादीशुदा जिंदगी के संजीदा पहलुओं से पूरी तरह अनजान अनु ने पति के इस प्यार भरे स्पर्श और अधिकार को एक घिनौनी और गंदी हरकत समझ लिया। उसकी सांसें हलक में ही अटक गईं। घबराहट और बेबसी के मारे उसकी नीली आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जैसे ही विवेक के होंठ उसके चेहरे को छूने लगे, अनु ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर विवेक के सीने पर दोनों हाथों से धक्का दिया और गुस्से व डर में तमतमाते हुए जोरदार गूंजता हुआ तमाचा विवेक के गाल पर जड़ दिया। तड़ाक! उस सन्नाटे भरे कमरे में थप्पड़ की आवाज किसी बम की तरह गूंजी। कमरे की हवा जैसे एकदम जम गई। विवेक अवाक रह गया। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया था और गाल पर लाल निशान उभर आए थे। जिस रिश्ते को वह अपने सारे उसूल भुलाकर दिल से अपनाने आया था, उसके बदले में उसे यह अपमान मिला था। विवेक के मर्दानी स्वाभिमान, उसके आत्मसम्मान और उसके अस्तित्व पर यह ऐसा प्रहार था जिसने उसकी रूह तक को संजोड़ कर रख दिया था। दूर रहिए मुझसे, आप बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं आप। अनु बिस्तर के कोने में सिमटकर रोते हुए चीखने लगी। मैं कल सुबह ही मम्मी पापा और दादाजी को बताऊंगी कि आप मेरे साथ कमरे में कैसी गंदी हरकतें और जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे छोड़िए, मुझे अपने घर जाना है। विवेक के चेहरे की सारी नरमी, सारा अपनापन एक झटके में बर्फ की तरह जम गया। उसकी आंखें गुस्से, अपमान और बेबसी से लाल हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। विवेक ने बिस्तर से उठकर अपनी शेरवानी का कॉलर ठीक किया और बेहद ठंडी कांपती हुई आवाज में कहा, खबरदार अनु, अगर इस कमरे की बात तुम्हारे मुंह से बाहर किसी के भी सामने निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ उम्र में ही नहीं, अपनी सोच और अकल में भी एक जाहिल बच्ची हो। तुम्हें अपनी पत्नी समझने की कोशिश करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। विवेक ने मुड़कर एक नजर उस रोती हुई लड़की की तरफ देखा और फिर झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वह रात उसने हवेली के स्टडी रूम में शराब के घूंट पीते हुए और अपना अपमान की आग में जलते हुए गुजारी। देर रात जब विवेक अपने कपड़े बदलने कमरे में आया तो उसने देखा कि अनु रोते रोते उसी भारी लहंगे और गहनों के बोझ तले बिस्तर पर टेढ़ी मेढ़ी होकर सो चुकी थी। उसकी पलकों पर अब भी आंसुओं के निशान सूखे हुए थे। विवेक के दिल में चाहे जितना गुस्सा था, मगर उसकी इंसानियत अभी जिंदा थी। उसने एक गहरी सांस ली, बेहद नरमी से अनु के सिर से भारी मांग टीका और चुनरी हटाई। उसके गले का भारी चोकर हार उतारा ताकि उसकी नाजुक गर्दन पर खरोंच न आए और फिर उस पर चादर ओढ़ा दी। खुद विवेक ने सोफे पर करवटें बदलते हुए रात काटी और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही बिना किसी को बताए अपने बैग पैक करके सीधे एयरपोर्ट निकल गया और बेंगलोर की पहली फ्लाइट पकड़ ली। अगले दिन जब हवेली में सबको पता चला कि विवेक बिना किसी को बताए 1 महीने के लिए बेंगलोर बिजनेस टूर पर चला गया है, तो घर में भूचाल आ गया। दादाजी ने फोन पर विवेक को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन विवेक ने सिर्फ इतना कहा कि कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दांव पर था और उसका जाना जरूरी था। हवेली में दिन बीतने लगे। अनु का कॉलेज फिर से शुरू हो गया था। शुरुआत में तो अनु को लगा कि विवेक के जाने से उसे आज़ादी मिल गई है और वह उस गंदे इंसान से बच गई है, लेकिन घर में अपनी सास सुनीता जी की उदासी, अपनी माँ रेखा की चिंता और विवेक के खाली कमरे को देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। एक दोपहर कॉलेज की कैंटीन में अनु अपनी सबसे समझदार और सीनियर सहेली मेघा के साथ बैठी चाट खा रही थी। बातों बातों में मेघा ने उससे पूछा, यार अनु, तेरी तो इतनी अमीर और हैंडसम लड़के से शादी हुई है। सुना है विवेक जी बहुत ड्रेसिंग है। तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? वो तुझे बहुत प्यार करते होंगे ना? अनु ने मुंह बनाते हुए बेपरवाह अंदाज में कहा, प्यार? अरे वो तो बहुत गंदे इंसान है। शादी की पहली ही रात वो मेरे कपड़े हटाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे अजीब तरह से छू रहे थे। मैंने तो जोर का थप्पड़ मार दिया उनके मुंह पर। यह सुनते ही मेघा के हाथ से चम्मच छूट गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेघा ने अपनी दोनों हथेलियों से अपना माथा पीट लिया और घबराकर चारों तरफ देखते हुए फुसफुसाई, अनु, के तेरा दिमाग पूरी तरह घास चरने चला गया है? तूने अपने पति पर हाथ उठा दिया तो क्या करती?
वो मेरे साथ गंदी हरकत कर रहे थे। अनु ने मासूमियत से अपनी नीली आंखें मटकाई। अरे नासमझ लड़की, मेघा ने उसकी बाह पकड़ते हुए बेहद संजीदगी से डांटते हुए समझाया। पति पत्नी के बीच शारीरिक नजदीकी प्यार किस करना और कोई गंदा काम नहीं होता। शादी का मतलब ही यही होता है कि दो लोग अपनी जिंदगी, अपना शरीर और अपनी रूह एक दूसरे को सौंप देते हैं। वो तेरा पति है, उसका पूरा हक है तुझ पर प्यार जताने का। तूने उस इंसान के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी अनु। कोई भी मर्द अपनी ही सुहागरात पर अपनी बीवी से ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेघा की बातें जैसे अनु के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर जाकर जब अनु ने अपनी बड़ी भाभी नेहा से भी रोते रोते इस बारे में बात की तो नेहा भाभी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अनु गुड़िया, तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि विवेक ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो तो तुम्हें अपनी दुल्हन मानकर अपना प्यार दे रहा था। तुमने जो किया उसके विवेक के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। वो तुमसे नफरत नहीं करते, वो तुमसे आहट है। उस रात अनु अपने कमरे में तकिए में मुंह छिपाकर फुट फुट कर रोई। उसके दिमाग में उस रात का एक एक पल घूमने लगा। विवेक का नरमी से घूंघट उठाना, उसके हाथों को थामना और फिर थप्पड़ के बाद विवेक की आंखों में दिखा वो भयानक दर्द और अपमान। अनु को अपनी नासमझी, अपने बचपने और अपनी जाहिलियत पर इतना पछतावा हुआ कि उसका दम घुटने लगा। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि जैसे ही विवेक वापस आएगा वह उसके पैरों में गिरकर अपनी इस भयानक गलती की माफी मांग लेगी। 2 हफ्ते और बीत गए। अनु दिन रात सिर्फ दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती थी कि कब विवेक की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा और आखिरकार वह दिन आ गया। शाम के वक्त हवेली के पोर्च में एक चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकी। अनु का दिल खुशी से बल्लियां उछलने लगा। वह दौड़कर नीचे लिविंग रूम की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियों पर ही उसके कदम फ्रिज हो गए। वह गाड़ी से उतरा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ यूके के एक बहुत बड़े क्लाइंट की बेटी सोनिया भी थी। सोनिया बेहद मॉडर्न, बोल्ड, गोरी और खूबसूरत लड़की थी, जिसने पिंक कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। विवेक बहुत शालीनता से उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ला रहा था और मुस्कुराकर उससे बात कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सब जब खाना खाने बैठे तो विवेक ने अनु की तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। वह पूरी तवज्जो सोनिया को ही दे रहा था। उसके प्लेट में खाना परोस रहा था और उससे बिजनेस की बातें कर रहा था। अनु जो पर्पल सूट में तैयार होकर विवेक से बात करने की उम्मीद में आई थी, उसका कलेजा छलनी हो गया। अनु के नादान दिमाग ने तुरंत ये खौफनाक कहानी गढ़ ली कि विवेक ने उससे नफरत करके उससे बदला लेने के लिए ही इस मेम जैसी विदेशी लड़की सोनिया से दूसरी शादी कर ली है। आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों में उमड़ आया। वह बिना कुछ खाए अपनी कुर्सी से उठी और रोते हुए सीधे ऊपर अपने कमरे में भागी। इन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरे होते हुए किसी और को ले आए हैं। अनु ने रोते रोते अपनी अलमारी खोली और अपने सारे कपड़े निकाल कर एक बड़े भारी लेदर के सूटकेस में ठूसने लगी। वह इस घर से, विवेक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहती थी। सूटकेस बहुत भारी हो चुका था। अनु जैसे उस भारी बैग को खसीटते दरवाजे की तरफ ले जाने लगी, उसका संतुलन बिगड़ा और वह भारी सूटकेस सीधे उसके नंगे नाजुक पैर के अंगूठे पर जा गिरा। मम्मी! अनु दर्द के मारे चीख पड़ी और फर्श पर गिर पड़ी। उसके अंगूठे से तेजी से खून बहने लगा। कमरे के बाहर से गुजर रहे विवेक ने जैसे ही अनु की दर्दनाक चीख सुनी, उसके हाथ से लैपटॉप छूट गया और वह बदहवास होकर कमरे के अंदर दौड़ा। फर्श पर खून और अनु को दर्द से तड़पते देखकर विवेक का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी हवा में उड़ गई। अनु! विवेक घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ चुका था। पागल हो क्या तुम? ये सूटकेस उठाकर कहाँ जा रही थी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? विवेक ने तुरंत अपनी दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने रुई से बहुत नरमी के साथ अनु का खून साफ किया, एंटीसेप्टिक लगाया और फिर पट्टी बांधने लगा। दर्द के मारे अनु की सिसकियां निकल रही थी। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है विवेक जी। विवेक ने अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखों से अनु के लिए बेपनाह मोहब्बत और तड़प साफ झलक रही थी। उसने अनु के पैर को अपने घुटने पर रखा और फुसफुसाते हुए कहा, बस मेरी जान, रो मत, दर्द अभी ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना मेरी जान। ये शब्द सुनकर अनु का दिल थम सा गया, लेकिन तभी दरवाजे पर सोनिया की आवाज आई, विवेक, आर यू रेडी?
हमें सिटी टूर पर निकलना है। विवेक ने तुरंत पट्टी बांधी, अनु को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटाया और बिना कुछ कहे सोनिया के साथ बाहर चला गया। अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब अनु की माँ रेखा जी और सास सुनीता जी कमरे में आई तो अनु ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रख दिया। मम्मी, विवेक जी ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने उस छिपकली जैसी लड़की सोनिया से शादी कर ली है। ये सुनकर रेखा जी और सुनीता जी एक पल के लिए चौंकी और फिर दोनों की हंसी छूट गई। रेखा जी ने अनु के सिर पर हल्की सी चपट लगाते हुए कहा, अरे मेरी बुद्धू बेटी, सोनिया कोई सौतन नहीं है। विवेक जिस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ये उनके सबसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर की बेटी है। वह सिर्फ 2 दिन के लिए मेहमान बनकर आई है। विवेक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति है। सच सुनते ही अनु के चेहरे पर जो रंग आया वह देखने लायक था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। सास और माँ ने उसे प्यार से समझाया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने बचपने को छोड़कर अपने पति को अपना प्यार और हक दे। उस रात मेहरा हवेली के उस कमरे का नजारा ही बदला हुआ था। नेहा भाभी की मदद से अनु ने अब कमरे को मध्यम सुगंधित मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी से सजाया था। हवा में गुलाब और चंदन का इत्र महक रहा था। अनु ने उस रात अपनी पसंद की एक बेहद खूबसूरत स्लीवलेस और बैकलेस डिजाइन वाली गहरे काले रंग की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी। बालों का सुंदर जूड़ा उसकी दूधिया गर्दन को बेपर्दा कर रहा था। कानों में हीरे के छोटे झुमके चमक रहे थे और होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी थी। उसकी नीली आंखें आज किसी अप्सरा की तरह चमक रही थी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी का पल्लू संभाल रही थी और उसका दिल किसी ढोल की तरह बज रहा था। रात का 11 बजे विवेक जब थका हारा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने का नजारा देखकर उसके कदम दहलीज पर ही जम गए। शीशे के सामने खड़ी वह लड़की जिसे वह अब तक सिर्फ एक नासमझ बच्ची समझ रहा था, आज हुस्न और कयामत का ऐसा रूप देख धरकर खड़ी थी कि विवेक की सांसें अटक गई। काले रंग की उस साड़ी में अनु का गोरा बदन और उसकी नजाकत किसी भी मर्द के होश उड़ाने के लिए काफी थी। विवेक सम्मोहित सा होकर बिना पलक झपकाए धीमे धीमे कदमों से चलकर ठीक अनु के पीछे आकर खड़ा हो गया। शीशे में दोनों के अक्स एक दूसरे में मिल रहे थे। विवेक ने अपनी नजरें अनु की नंगी पीठ और उसकी गोरी गर्दन पर टिकाई। उसने अपनी भारी मदहोश आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अनु तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ब्लैक कलर वैसे भी मेरी कमजोरी है, लेकिन तुम पर ये रंग किसी जादू की तरह लग रहा है। अनु की धड़कनें तेज हो गई। उसकी सांसों की गर्माहट शीशे को धुंधला कर रही थी। उसने धीरे से अपना रुख मोड़ा और विवेक के सीने पर अपनी दोनों नाजुक हथेलियां रख दी। अनु की नीली आंखों से 2 बूंद आंसू छलककर विवेक की शर्ट पर गिर पड़े। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, विवेक जी, मुझे सजा दीजिए, मुझे डांटिए, लेकिन मुझसे दूर मत जाइए। मैं बहुत नासमझ थी, मैं जाहिल थी जो आपके प्यार और आपके दर्जे को नहीं समझ पाई। मैंने आपकी मोहब्बत का अपमान किया है, आपके आत्मसम्मान को तोड़ा है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि एक पति क्या होता है। आप मेरी ज़िंदगी में मेरा वजूद है। क्या आप अपनी इस नादान बीवी को माफ़ नहीं करेंगे? अनु के मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ विवेक के दिल में जमी सारी बर्फ, सारे गिले शिकवों और सारे गुस्सों को एक पल में पिघलाकर बहा ले गया। विवेक ने बिना एक पल गंवाए अपने दोनों मजबूत हाथों को अनु की पतली रेशमी कमर के इर्द गिर्द कस दिया और उसे पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। उसने अनु का भीगा चेहरा ऊपर उठाया और अपनी अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए बेहद प्यार से कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी मेरी जान, मैंने भी तुम्हें समझने में, तुम्हें वक्त देने में जल्दबाजी की थी। रिश्ते उम्र से नहीं, एक दूसरे पर अटूट भरोसे और संपर्क से चलते हैं। तो क्या आज आप मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सौंपने के लिए तैयार हैं? अनु ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो अनु, हमेशा के लिए, विवेक ने फुसफुसाते हुए कहा। विवेक ने अपनी बाहों को अनु को और कस लिया और बिना किसी फासले के अपने होंठ अनु के कांपते मीठे गुलाबी होंठों पर रख दिए। इस बार अनु पीछे नहीं हटी, ना ही उसके मन में कोई डर था। उसने अपने दोनों नाजुक हाथ विवेक के गले में डाल दिए और खुद को पूरी तरह बिना किसी शर्त के अपने पति के प्यार के हवाले कर दिया। कमरे के मध्यम मोमबत्तियों की रोशनी में
दोनों के बीच के सारे फासले, सारी गलतफहमियां और सारे दर्द हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। दो जिस्म और दो रूहें एक होकर उस रात प्रेम, समर्पण और विश्वास की एक ऐसी दास्तान लिख रहे थे जो उम्र के इस बंधन से परे थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।